हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 15.2.3 कोपॉलीमराइजेशन, इस पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो जब आप लोगों को एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ाया जा रहा था तब वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ाया जा चुका है, लेकिन चूंकि फिर से ये एनसीईआरटी में दिया गया है इसी कारण से एक बार हम लोग फिर से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो कोपॉलीमराइजेशन उस टाइप के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को बोलते थे जिसमें हम लोग दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स का इस्तेमाल करते थे। तो उसी कारण से उसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन विच डिफरेंट मोनोमर्स आर यूज्ड, कि ऐसे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जिसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम लोग कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब इस तरह से ये जो कोपॉलीमराइजेशन होता था ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का भी एक पार्ट होता था, और साथ साथ ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी ये कोपॉलीमराइजेशन हो सकता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन में भी होता था क्या था कि जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता था तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होते समय भी दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स का इस्तेमाल हो सकता था। इसलिए कोपॉलीमराइजेशन एडिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता था। फिर दूसरा जो हम लोग पढ़े थे, जो इससे पहला वीडियो हमारा आया था जिसमें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़े हैं, उस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी हम लोग देखें कि मैक्सिमम जितने जगह हम लोग जिस मोनोमर्स का इस्तेमाल करते थे वो मोनोमर हमारा डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप वाला होता था, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता था। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो कोपॉलीमराइजेशन है ये हमारा एडिशन और कंडेंसेशन दोनों अलग अलग टाइप के पॉलीमराइजेशन में आ सकता है, दोनों टाइप में आ सकता है। अब कोपॉलीमराइजेशन का कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले तो सबसे पहले हमारा ब्यूनाएस, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ब्यूनाएस जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे ये जो ब्यूना है ये वर्ड इंडिकेट करता है ब्यूटाडाइइन को, और ये जो एस वर्ड लगा हुआ है ये एस वर्ड इंडिकेट करता है एस्टाइरीन कंपाउंड को। अब ब्यूटाडाइन या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन इसी को कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये ब्यूटा वर्ड जो था ब्यूट, ये इंडिकेट करता था कि 4 कार्बन होगा इसके अंदर, तो ये 1 2 3 4 कार्बन हो गया। और चूंकि डाई इन लगा हुआ है, इन का मतलब डबल बॉन्ड और डाई है मतलब 2 डबल बॉन्ड है, और ये दोनों डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? तो 1 और 3। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और फिर ये 2 और ये 3, फिर थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो यही हमारा 4 कार्बन वाला 2 डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है इसी को हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर ब्यूटाडाइन कहते हैं। और फिर यह ये हमारा एस्टाइरिन। अब एस्टाइरिन में क्या देखते हैं? तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब सिंगल बॉन्ड से CH डबल बॉन्ड CH2 जब अटैच हो जाता है तो इसी कंपाउंड का हम लोग नाम बोलते हैं एस्टाइरिन। अब हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा मोनोमर है वो मोनोमर हमारा डिफरेंट टाइप का है। तो जब मोनोमर डिफरेंट टाइप का है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि ये आपस में कंबाइन कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए होगा क्या कि यहाँ जहां जहां डबल बॉन्ड है, अगर आपको पता होगा तो जो हमारा ये डबल बॉन्ड होता था, ये डबल बॉन्ड में अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन के हिसाब से अगर हम इसको समझे तो वहां पे आपको बताया गया था कि खास करके वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ होता था। मतलब जहां डबल बॉन्ड होता था, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो एक फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आएगा और दूसरा फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आएगा। फिर इस डबल बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो एक फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर, एक फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक कार्बन पे एक एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा जब डबल बॉन्ड वाले का होमोलिटिक फ्यूजन होगा तब। उसके बाद आप देखें कि इसके ऊपर फ्री रेडिकल आया और इस वाले के ऊपर फ्री रेडिकल आया, तो ये दोनों आपस में एक एक फ्री रेडिकल से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दूसरा और तीसरा जो कार्बन है उसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद इस कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल आया था इसको हम ओपन बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे इंडिकेट करवा दिए, और इस वाले जो कार्बन पे जो डबल बॉन्ड ये फ्री रेडिकल आया था उसको हम ओपन बॉन्ड के तौर पे सपोज कर ले। अब ये फिलहाल इधर की तरफ हम इंडिकेट कराएं। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा एस्टाइरिन में CH डबल बॉन्ड CH होता था, इस वाले बॉन्ड का भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो इस CH2 पे भी एक फ्री रेडिकल होगा और इस CH पे भी फ्री रेडिकल होगा। तो CH का ये फ्री रेडिकल और इस CH2 वाले का फ्री रेडिकल, यानी कि इसका चौथा कार्बन इसके ऊपर जो फ्री रेडिकल था सो वो इस CH के फ्री रेडिकल के साथ आपस में कंबाइन करके एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और जिससे और ये CH2 यूनिट के ऊपर जो फ्री रेडिकल आया इसके ये ओपन बॉन्ड के तौर पे राइट साइड में इंडिकेट कराएगा, और इस CH के नीचे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग था ही। तो इस तरीके से ये दो डिफरेंट मोनोमर जो कि 1,3 ब्यूटाडाइन और हमारा एस्टाइरिन था, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा
तो इस टाइप का बहुत सारा यूनिट हमको मिलता है, इसी कारण से यहाँ N लिखा गया है। और इसी कंपाउंड का नाम, इसी पॉलीमर का नाम होता है हमारा ब्यूना एस। अगर हम इसकी बात करें इस ब्यूना एस का, तो ये जो हमारा जो ब्यूना एस होता है ये एक टाइप का हमारा सिंथेटिक रबर होता है। सिंथेटिक रबर में ही हमें पढ़ना है ये ब्यूना एस, ब्यूना एन। इसके बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ने वाले हैं थोड़ा सिंथेटिक रबर के बारे में। तो ये जो हमारा सिंथेटिक रबर है ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूएंट होता है नेचुरल रबर का, कि चूंकि जो हमारा नेचुरल रबर होता है वो तो हमको पेड़ वगैरह से मिलता है, तो हम पेड़ से मिलता है यानी हमको पेड़ वगैरह को काटना पड़ता है, तो काटना पड़ता है जिससे हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो इसीलिए अगर हम उसको सिंथेटिक फॉर्म में अगर तैयार कर ले, केमिकल्स वगैरह से अगर हम ब्यूना एस तैयार कर ले, तो हमें अपने रबर के यूज के लिए पेड़ों को काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए नेचुरल रबर के लिए ये जो ब्यूना एस होता है ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग नेचुरल रबर के पोजीशन पे कर सकते हैं, जगह पे कर सकते हैं। अब है कि इस ब्यूना एस का इस्तेमाल किया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो इसका इस्तेमाल हमारा फुटवेयर बनाने में और केबल इंसुलेशन में, जो वायर को इंसुलेट करने का काम होता है, वहां भी हम लोग इस ब्यूना एस का, इस वाले रबर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, जो कि है हमारा एनसीईआरटी का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है पॉइंट नंबर 15.2.4 जो है रबर। अब देखिए रबर के बारे में देखा जाए तो रबर हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा नेचुरल रबर जो हमको नेचर से यानी कि ट्री वगैरह से मिलता है, और दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक रबर। तो इस वाले में हम लोग अभी फिलहाल यहाँ नेचुरल रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर नेचुरल रबर को देखा जाए तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर हमारा होता है वो मोनोमर होता है आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन को भी याद रखना बिल्कुल आसान है। अगर आपको अभी अभी जस्ट 1,3-ब्यूटाडाइन याद हो, तो ये जो हमारा कंपाउंड था ब्यूटाडाइन, वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता था, जिसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता था। करना क्या है कि जो सेकंड कार्बन होता है उस सेकंड कार्बन पे नीचे अगर हम CH3 यूनिट मिथाइल अगर लगा दें, तो यही जो हमारा कंपाउंड होगा, यानी कि 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और ये हमारा पूरा का पूरा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यही जो हमारा 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन ये जो कंपाउंड है, यही कंपाउंड मोनोमर का काम करता है नेचुरल रबर के लिए। इसी को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। यानी कि नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन का ही जो यूपेक नेम है, IUPAC नेम, उसी को कहते हैं हम लोग 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। और कैसे बनाना है, तो 4 कार्बन स्ट्रेट वे में स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अटैच कर देना है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड दे देना है, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया। और सेकंड पोजीशन पे हमको एक मिथाइल CH3 ग्रुप लगा देना है, तो यही हमारा 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, जो कि हमारा एक क्या हुआ, यही आइसोप्रीन हुआ। और यही कंपाउंड जो है ये मोनोमर होता है नेचुरल रबर के लिए। अब हम देखते हैं कि इससे हम लोग कैसे नेचुरल रबर यानी कि पॉलीआइसोप्रीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा आइसोप्रीन हुआ, इसी से हमको पॉलीआइसोप्रीन यानी कि नेचुरल रबर का फॉर्मेशन कराना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा मोनोमर था आइसोप्रीन, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड का हमको होमोलिटिक फ्यूजन कराना है। तो इसका होगा तो यहाँ फ्री रेडिकल, फिर यहाँ भी फ्री रेडिकल। इस डबल बॉन्ड में एक वाले का फ्री होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, इस कार्बन के ऊपर भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेट चेन के हर एक कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो देखिए जो कॉर्नर का कार्बन है वो अपना फ्री रेडिकल तो ओपन बॉन्ड के फॉर्म पे इंडिकेट कर देगा, यानी ये कार्बन और ये कार्बन अपने फ्री रेडिकल को ओपन बॉन्ड के तौर पे इसको बाहर की तरफ निकाल देगा। और जो बीच का 2 कार्बन है उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल आया वो आपस में उससे एक डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे उसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक बॉन्ड ऑलरेडी उसके पास था, जब एक एक कोवैलेंट बॉन्ड एक एक फ्री रेडिकल से अपने आपस में शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा और इस टाइप का हमें N यूनिट मिल जाएगा। तो इस टाइप से यही हमारा जो कंपाउंड हुआ, ये कैसे बना, तो इस टाइप का कंपाउंड तब बना जब हम लोग आइसोप्रीन का मोनोमर के तौर पे इस्तेमाल किए। और यही आइसोप्रीन जब N यूनिट यानी कि इसका जब N मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए 1 to 1 तो उसी से उसका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और इसी को हम लोग पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। पॉलीआइसोप्रीन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा आइसोप्रीन का N यूनिट लगा हुआ होगा, बहुत सारा यूनिट लगा होगा, इसके बाद एक यूनिट इधर होगा, फिर उसके बाद एक यूनिट इधर होगा, इससे पहले भी यूनिट बहुत सारा लगा होगा। इसी कारण से इसको हम लोग पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। और यही पॉलीआइसोप्रीन हमारा जो होता है ये हमारा रबर होता है। अब हम करते क्या है कि ये जो हमारा पॉलीआइसोप्रीन है ये एक सिस आइसोमर होगा। अगर आपको सिस और ट्रांस के बारे में याद होगा
जो कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे थोड़ा बहुत, तो सिस और ट्रांस होता है कि अगर सपोज करें कि कहीं भी अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है डबल बॉन्ड, अगर सपोज करें कि ये ऐसा है कुछ कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड लग जाए तो उसको हम लोग सिस कहते थे, यानी कि सेम ग्रुप अगर हमारा सेम साइड लग जाए तो इसी को हम लोग सिस कहते थे। सिस कहने का मतलब सपोज करें कि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो बीच में हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 1, 2 और 3 और 4 चीज जुड़ा हुआ है। सपोज कर ले इधर ए है, यहाँ बी है, और सपोज कर ले कि इधर भी ए है और यहाँ भी अगर हमारा बी है। तो अगर हम देखें कि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके दोनों तरफ जो सेम ग्रुप है, ए ग्रुप है, ये दोनों सेम साइड यानी कि ए और ए इस सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर में ही अटैच्ड है, यानी सेम साइड अटैच्ड है। वैसे ही इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एक ही साइड में जो बी और बी है, ये कंपाउंड दोनों ये इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नीचे यानी कि एक ही साइड में अटैच्ड है। तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड अटैच होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम लोग सिस बोलते हैं। तो ये जो हमारा पॉली आइसोप्रीन होता है ये एक सिस आइसोमर होता है। सिस आइसोमर का मतलब कि डबल बॉन्ड के एलोंग अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड के एलोंग जो सेम ग्रुप होगा वो अगर सेम साइड होना चाहिए। तो इसी का हम कुछ अरेंजमेंट करने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हमारा एक सिस आइसोमर है। अगर इसको ध्यान से आप देखें तो यहां पे अगर आप देखें तो ये सी और डबल बॉन्ड यहाँ पे सी हो गया, तो ये सी डबल बॉन्ड सी हुआ, और इस वाले कार्बन से देखें तो H है यानी कि एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इसी वाले कार्बन से एक CH2 यूनिट अटैच्ड है। इस वाले कार्बन से देखें तो एक हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले से एक CH2 यूनिट अटैच है। फिर इस वाले C से यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला जो दूसरा कार्बन है, इस वाले C से एक CH2 यूनिट अटैच है और एक CH3। तो यहां C डबल बॉन्ड C इंडिकेट कराया गया, और C डबल बॉन्ड C से समझे तो इस वाले कार्बन से जो पहला था डबल बॉन्ड का कार्बन, उससे एक तरफ CH3 यूनिट था, तो वो यहाँ पे हम CH3 यूनिट को इंडिकेट करा दिए, और इसी कार्बन से एक तरफ CH2 यूनिट अटैच्ड है, तो इसको हम यहाँ CH2 यूनिट को अटैच कर दिए ओपन बॉन्ड से, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन बॉन्ड से कंबाइन है इसी कारण से। फिर इस डबल बॉन्ड का जो दूसरा कार्बन था, इस दूसरे कार्बन से एक तो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को अटैच कर दिए, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक हमारा सिंगल बॉन्ड से CH2 यूनिट भी ओपन बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसी कार्बन से हम नीचे की तरफ यहाँ पे CH2 यूनिट को कंबाइन कर दिया और यहाँ N लिख दिया, यानी इसी कंपाउंड को हम इस फॉर्म में भी डिनोट करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस C डबल बॉन्ड C को अगर हम देखें तो इस C डबल बॉन्ड C के नीचे की तरफ हम दोनों जब देखते हैं तो यहाँ भी CH2 यूनिट अटैच्ड है और यहाँ भी CH2 यूनिट अटैच है, यानी हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नीचे की तरफ यानी कि सेम साइड में सेम यूनिट CH2 यूनिट अटैच्ड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है ये हमारा सिस फॉर्म है। ये सिस फॉर्म हो गया हमारा पॉली आइसोप्रीन का, और यही पॉली आइसोप्रीन जब एक दूसरे के साथ अटैच होगा तो वही हमारा पॉली आइसोप्रीन है, नेचुरल रबर होगा। अब यही अटैच कैसे होगा एक दूसरे के साथ, तो सपोज करें ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ, C डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3, नीचे में यहाँ पे CH2। फिर इस वाले डबल बॉन्ड C से देखें तो ऊपर में H, नीचे में CH2 यहाँ दे दिए। अब देखिए यहाँ पे CH2 दिया गया है ओपन बॉन्ड से, इसका मतलब है कि ये कंबाइन होगा किससे, फिर इधर दूसरे वाले यूनिट से, इसी CH2 यूनिट से, यानी कि ऐसे कंपाउंड से ही कंबाइन होगा। तो ये हमारा CH2 यूनिट हो गया, ये वाला, ये CH2 यूनिट हमारा यहाँ पे है CH2 यूनिट, और फिर ये वाला जो CH2 यूनिट है यही फिर दूसरा जो इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो फिर इसी से कंबाइन हो जाएगा। अगर हम केवल इतने को अभी देखें यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, CH2 एक ही साइड ऊपर साइड में है, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एक ही साइड में CH2 यूनिट अटैच है, सेम साइड अटैच है, सेम ग्रुप। इसका मतलब कि ये फॉर्म भी जो है हमारा ये सिस फॉर्म है। तो ये भी सिस फॉर्म था, ये भी सिस फॉर्म है, लेकिन एक यूनिट से दूसरा यूनिट जो होता है वो अटैच होता है कॉइलिंग के फॉर्म में, यानी कि ऑपोजिट साइड में। इस तरीके से नेचुरल रबर में अटैचमेंट होता है। और यहाँ CH2 ओपन बॉन्ड से था, यहाँ फिर से CH2 ओपन बॉन्ड में है, ये दोनों हमारा सिस फॉर्म ही था। तो यही पॉली आइसोप्रीन इसी फॉर्म में एक दूसरे के बाद एक सीक्वेंस में अटैच्ड होता है, इसी का N यूनिट, तो इसी को हम लोग पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ओपन बॉन्ड था वो नीचे की तरफ था, यहाँ पे फिर ओपन बॉन्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। इससे ये चीज क्लियर होता है कि जो नेचुरल रबर होता है हमारा, वो नेचुरल रबर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि यहां से इसीलिए क्या होता है कि नेचुरल रबर को जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं और जब छोड़ते हैं
तो वो बिल्कुल क्वाइलिंग करके एक दूसरे से के पास जाकर के फिर वो ज्वाइन होता है, अटैच्ड होता है, जैसा कि जस्ट लाइक ए स्प्रिंग में होता है। तो क्वाइलिंग जैसा स्ट्रक्चर उसका इसी टाइप के कॉम्बिनेशन के कारण होता है, क्योंकि जो ओपन बॉन्ड एक पोजीशन पे नीचे होता है, एक पोजीशन पे ऊपर में होता है। तो ये हमारा पॉलीआइसोप्रीन या फिर नेचुरल रबर का अरेंजमेंट हुआ। अब जरा हम इसके पॉलीआइसोप्रीन या नेचुरल रबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, तो जो हमारा नेचुरल रबर होता है ये नेचर वाइज देखा जाए तो इलास्टिक होता है। ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होता है, इलास्टिक होता है, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इट हैज सम क्रॉस लिंक्स, इसमें क्रॉस लिंक होता है जो कि आप देख चुके हैं। और ये क्रॉस लिंक क्यों होता है? क्योंकि एक साइड यहाँ नीचे की तरफ बॉन्ड है, तो दूसरा जो आइसोप्रीन का यूनिट अटैच हुआ है इससे, ये ओपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ पे जो सेम ग्रुप था CH2 यूनिट वो इस डबल बॉन्ड के नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जो सेम ग्रुप है CH2 यूनिट का वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर में आ रहा था। तो यही हमारा क्रॉस लिंक हो गया, यानी कि नेचुरल रबर के पास कुछ क्रॉस लिंक भी होता है। उसके बाद इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसी क्रॉस लिंक के कारण होता है, क्योंकि ये क्रॉस लिंक जो होता है बहुत ही वीक वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होता है, तो उसी के कारण इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी में वो है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेचुरल रबर जो होता है वो डायरेक्ट जो हमें नेचर से मिलता है, हम उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल रबर होता है, उस नेचुरल रबर को अगर हम 335 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे अगर हम नेचुरल रबर को हीट करें, अगर हम नेचुरल रबर को 335 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे अगर हम उसको हीट करते हैं, तो हीट करने से होता क्या है कि जो नेचुरल रबर है वो हमारा काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि नेचुरल रबर को अगर हम 335 केल्विन से ज्यादा के टेम्परेचर पे हीट करें, तो हीट करने से नेचुरल रबर हमारा काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसी नेचुरल रबर को अगर हम 283 केल्विन से कम टेम्परेचर पे, लेस टेम्परेचर पे अगर हम उसको हीट करें, तो उससे वो हमारा काफी ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। मतलब 335 केल्विन से ज्यादा पे अगर हम उसको हीट करें तो उससे वो हमारा काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और 283 केल्विन से अगर कम टेम्परेचर पे हम उसको हीट करें, तो कम टेम्परेचर पे हीट करने से वो हमारा काफी ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। यानी कि नेचुरल रबर के पास टेंडेंसी है काफी ज्यादा ब्रिटल, यानी कि भंगुर, यानी कि उसको अगर हम टच कर दे तब भी टूट जाने का, या काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाने का। तो इस कारण से नेचुरल रबर का जो नेचर से डायरेक्ट हमको रबर मिलता है, उस कारण से हम कह सकते हैं कि वो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेचेबल पर्पज में यूज आने लायक नहीं होता है। इसी कारण से हम करते क्या है कि हम नेचुरल रबर को अपने स्ट्रेचेबिलिटी के पर्पज से यूज करने लायक बनाने के लिए ही हम नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करवाते हैं, ताकि वो न ज्यादा सॉफ्ट रहे और न ज्यादा ब्रिटल हो सके। इसी कारण से हम नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब हमें ये समझना है कि आखिर ये वल्कनाइजेशन का प्रोसेस होता क्या और उससे क्या फायदा होगा। तो जब कभी भी हम वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे तो उससे नेचुरल रबर को स्टिफनेस मिलता है, यानी कि वो पहले से ज्यादा स्टिफ होगा। पहले से ज्यादा स्टिफ होने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें मजबूती आएगा, न ज्यादा सॉफ्ट रहेगा न ज्यादा ब्रिटल होगा। उसके लिए हम करते क्या है कि हम लोग सल्फर को मिक्स कर देते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल रबर बना है या फिर जो पॉलीआइसोप्रीन बना है, नेचुरल रबर जो बनता है, उसमें हम लोग सल्फर को मिक्स कर देते हैं 373 टू 415 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। यानी कि जो हमारा नेचुरल रबर, नेचर से जो रबर मिलता है, उसमें हम लोग सल्फर मिक्स करके और 373 टू 415 केल्विन के बीच में उसको हीट करते हैं। और इसी हीट करने के प्रोसेस को ही नेचुरल रबर को सल्फर के साथ मिक्स करके 373 से 415 केल्विन के बीच में हीट करने का जो प्रोसेस होता है, जिससे कि उसका जो स्टिफनेस है, नेचुरल रबर में स्टिफनेस आ सके, यानी पहले से ज्यादा हार्ड हो सके, न ज्यादा ब्रिटल हो न ज्यादा सॉफ्ट हो। इसी प्रोसेस का नाम होता है वल्केनाइजेशन। इसी प्रोसेस का नाम होता है वल्केनाइजेशन। और इसी वल्केनाइजेशन से होता क्या है कि नेचुरल रबर पहले से थोड़ा ज्यादा स्टिफनेस उसमें आता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, ना ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये हमारा नेचुरल रबर था। इसमें हम 5% सल्फर के अमाउंट को मिक्स करते हैं, 373 टू 415 केल्विन के टेम्परेचर के बीच पे हीट करेंगे, तो क्रॉस लिंक बाय सल्फर विल टेक प्लेस। यानी कि जो हमारा पॉलीआइसोप्रीन हमको मिलता था, उस पॉलीआइसोप्रीन के बीचों बीच
सल्फर का क्रॉस लिंक होगा, यानी सल्फर बीचों बीच उससे अटैच हो जाएगा, जिससे उसको और स्टिफनेस मिलेगा। इसी को जरा हम रिएक्शन वाइज समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन था, और ये 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन से जब हम लोग पॉलीआइसोप्रीन बनाए थे, तो ये पॉलीआइसोप्रीन हमारा इसी टाइप के स्ट्रक्चर में बनता था। अगर आपको याद हो तो वो कुछ इसी टाइप का था, पॉलीआइसोप्रीन। तो यही हमारा जो कंपाउंड था, यही कंपाउंड हमारा पॉलीआइसोप्रीन था। तो यही पॉलीआइसोप्रीन यानी कि नेचुरल रबर था, यहाँ N लिखा हुआ है। इसी को हम मिक्स किए 5% सल्फर के साथ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 373 to 415 केल्विन। तो जब हम इस नेचुरल रबर या पॉलीआइसोप्रीन को 5% सल्फर के साथ इसको हम मिक्स करते हैं इस टेम्परेचर रेंज में, तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH था, तो होगा क्या कि अगर अभी फिलहाल आप डबल बॉन्ड को नहीं समझे यहाँ पे, तो आप समझे ये यहाँ पे CH2 है और इधर C डबल बॉन्ड CH2 है, 4 कार्बन हो गया। नीचे जो CH3 था इसको ऊपर में इंडिकेट करा दिया गया, यहाँ पे जो H लगा हुआ था इसको भी इस कार्बन पे ऊपर की तरफ हम अटैच करा दिए हैं। फिर इसी टाइप का स्ट्रक्चर अगर हम एक और नीचे में भी अगर हम ड्रॉ कर लें, तो नीचे में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे CH2 था, सिंगल बॉन्ड से कर लिए, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन दिए, इसके ऊपर में CH3 था, नीचे CH3 दिए, यहाँ पे ऊपर में H था, यहाँ नीचे में H दिए, फिर एक CH2 यूनिट था, CH2 यूनिट यहाँ पे हम इंडिकेट करा दिए। और करना क्या था कि अगर हम देखें तो ये जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड में एक कोवेलेंट बॉन्ड का अगर होमोलिटिक फिजन करा दे, तो उस होमोलिटिक फिजन से इस वाले कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आएगा, वैसे ही इस वाले कार्बन के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आएगा। फ्री रेडिकल आने से होगा क्या कि ये कार्बन भी अब अगर कहीं इसके पास कोई दूसरा फ्री रेडिकल आ जाए तो उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब फ्री रेडिकल इस और इस दोनों कार्बन के पास आएगा, तो ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है। इसी कारण से हुआ क्या है कि जो बीच का दोनों कार्बन था वो एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है सल्फर के साथ। यानी यही जो सल्फर होता है ये क्रॉस लिंक हो जाता है इन दोनों पॉलीआइसोप्रीन के स्ट्रक्चर के साथ, और यही सल्फर जब क्रॉस लिंक हो जाता है दोनों पॉलीआइसोप्रीन के स्ट्रक्चर के साथ, तो इस कारण से होता क्या है कि जो हमारा नेचुरल रबर होता है उसमें स्टीफनेस आ जाता है थोड़ा सा, और उसी स्टीफनेस, इसी सल्फर लिंकेज के कारण ही नेचुरल रबर में स्टीफनेस आ जाता है, थोड़ा सा पहले से हार्ड हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, पहले से ज्यादा वो ब्रिटल नहीं रहता है पहले की तरह। तो यही जो हमारा अब रबर बना, अब ये हम इसको आसानी से अपने डेली पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट नेचर से मिलता है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको करना क्या पड़ता है कि उसको 5% नेचुरल रबर जो मिलता है पॉलीआइसोप्रीन, उसको हम लोग 5% सल्फर के साथ 373 to 415 केल्विन टेम्परेचर के बीच में हीट करते हैं। तो इसी हीट करने से पॉलीआइसोप्रीन जो स्ट्रक्चर होता है उस दोनों स्ट्रक्चर के बीच में सल्फर का लिंकेज फॉर्म हो जाता है, और इसी सल्फर के लिंकेज फॉर्म होने को, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्केनाइजेशन। और इसी वल्केनाइजेशन से जो हमको रबर मिलता है नेचुरल रबर, उसको हम लोग वल्केनाइज्ड रबर बोल सकते हैं। और ये जो वल्केनाइज्ड रबर होता है